Hello students, this is 6th class of financial management, and in this class we discuss about capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाली है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स जो कैपिटल हमें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर इन द सेंस शॉर्ट टर्म सोर्सेज का कितना पैसा होगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज का कितना पैसा होगा हमारे कैपिटल में। आपको पता है कि हर बिजनेसमैन को दो टाइप की कैपिटल चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसी स्ट्रक्चर को डिसाइड करना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप इसका मीनिंग देखिएगा। फॉर्मल मीनिंग आपके स्क्रीन पे है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू द मिक्स और कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स की जब बात आती है तो उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म की बात आती है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फंड की जो डिफरेंट सिक्योरिटीज है, उसका कितना पार्ट होना चाहिए हमारे कैपिटल में, वो जो सारा कंपोजिशन है वो होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। आगे एग्जांपल देखिए, सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस। मीन्स ये जो सिक्योरिटीज है, इनका कितना कितना पार्ट होना चाहिए हमारी कैपिटल में, तो वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड आपने पढ़े थे, दो टाइप के होते हैं, एक तो ओनर फंड और एक ब्रॉड फंड। ठीक है, तो इसमें ओनर फंड का कितना पोर्शन होना चाहिए, ब्रॉड फंड का कितना पोर्शन होना चाहिए, और फिर उस फंड्स के अंदर जो डिफरेंट सिक्योरिटीज होती है उनका कितना पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें इसमें आएगी। इन अदर वर्ड्स इट रेफर टू द प्रपोर्शन ऑफ ब्रॉड फंड टू ओनर फंड। वही बात आगे, दोनों का हमें पोर्शन देखना है कि कितना ब्रॉड फंड है, कितना ओनर फंड है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्स की सारी। ठीक है, इट इज ए मिक्स बिटवीन ओनर फंड एंड ब्रॉड फंड। एक ही बात है, आप ये भी लिख सकते हो। ओनर फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, और जो ब्रॉड फंड होता है उसको हम बोलते हैं डेट। ये चीज आप नोट कर लीजिए। ओनर फंड को हम बोलते हैं इक्विटी, जो शेयर होल्डर का होता है, और ब्रॉड फंड जो बाहर के लोगों का होता है उसको बोलते हैं हम डेट। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है देखिएगा। या तो इक्विटी शेयर हो सकती है, या इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, या इक्विटी शेयर और डिवेंचर हो सकते हैं, या तीनों हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर हो सकते हैं, या इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल आप कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग तैयार कीजिएगा कि इट इज ए मिक्स, इट इज ए कंपोजिशन एंड इट इज ए प्रपोर्शन ऑफ ब्रॉड फंड एंड ओनर फंड रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म हमारा नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म जो आता है वो हमारा किस में आएगा, फिर वो आता है वर्किंग कैपिटल में। उसको जब हम वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक करेंगे तब हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें हम रेशियो बनाते हैं डेट का और इक्विटी का। डेट स्टैंड फॉर ब्रॉड फंड एंड इक्विटी स्टैंड फॉर ओनर फंड। आपको याद रखना है, इक्विटी में से इक्विटी शेयर मत मान लेना भाई। इक्विटी अलग होता है और इक्विटी शेयर्स अलग होते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे। मीन्स वी विल कंसिडर दोज फैक्टर व्हेन वी डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल सोचिए, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्रैमिंग बिल्कुल नहीं चलेगा इस टॉपिक में। ओके, तो चलते हैं हम फैक्टर्स पे। आपके स्क्रीन पे फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को इफेक्ट करते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। ध्यान से देखना आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रैक्टिकल लुक मिलेगा आपको, और आपको वैसे ही फॉलो करना है सारा। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए सिंगल लाइन को। कैश फ्लो एबिलिटी फॉर सर्विसिंग द डेट।
सर्विसिंग द डेट, डेट मीन्स क्या पढ़ा था हमने अभी, लाइबिलिटी, जो ब्रॉड फंड है, जो ब्रॉड फंड का जो पैसा होता है वो देना होता है उसको हम बोलते हैं डेट। तो डेट की जो पेमेंट के लिए हमारे पास कैश फ्लो की एबिलिटी कितनी है, पॉइंट ये बोल रहे हैं कैश फ्लो एबिलिटी फॉर सर्विसिंग द डेट। अब सर्विसिंग डेट का मीनिंग भी दे रखा, आगे देखिए, सर्विसिंग डेट मीन्स पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, जो भी हमने लोन वगैरह या कुछ लिया हुआ है उसका प्रिंसिपल कितना है और उसका इंटरेस्ट कितना है, उसके पेमेंट के रिगार्डिंग है। एज एंड व्हेन इट इज ड्यू फॉर पेमेंट, जैसे ये ड्यू हो जाता है तो उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर कैश फ्लो होना चाहिए। इफ ए डेट इज टू बी इंक्लूड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है। अगर हम इसको डेट को इंक्लूड करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो आपको पता है ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको देना पड़ेगा, तो आपको अपनी कैश फ्लो एबिलिटी को चेक कर लेना चाहिए। क्या कि द कंपनी शुड एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो टू इंश्योर द कवरेज, ये चेक करना चाहिए कि क्या हमारी कंपनी इस पेमेंट को देने के लिए सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट करेगी। आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, समझ में आया। मीन्स इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है उसकी ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ड्यू डेट उसकी पेमेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारी कैश फ्लो की एबिलिटी पे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हमारे पास कैश फ्लो जनरेट होगा तभी तो हम उसकी पेमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको पहले से एस्टिमेट लगा के चलिए। अगर आप डेट को इंक्लूड कर रहे हो तो आप पहले से एस्टिमेट लगाइए कि उस पर कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कब उसमें प्रिंसिपल देना पड़ेगा और जिस टाइम ड्यू डेट पे देना पड़ेगा क्या उस टाइम हम उतना कैश फ्लो जनरेट कर लेंगे, यस या नो। अगर कर लेंगे तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो डेट को, अदरवाइज आप डेट को प्रेफर मत करना क्योंकि हम इंटरेस्ट ही नहीं दे पाएंगे। ओके, पॉइंट हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जब रेशियो का चैप्टर हम करेंगे अपनी क्लास में, वैसे भी आप जानते होंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक चैप्टर है हमारे अकाउंटेंसी 12th में, तो वहाँ हम इस टॉपिक को करेंगे। वहाँ फार्मूला के थ्रू हम उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाम पता लग रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या हमारे पास इतनी अर्निंग है कि हम इंटरेस्ट को कवर कर लें। मान लो सिंपल सी बात है, मुझे मान लो 3 लाख रुपीज इंटरेस्ट देना है, मैंने लोन ले रखा है, मुझे इंटरेस्ट देना है, तो कम से कम मेरे पास इतनी तो अर्निंग होनी चाहिए ना, इतनी तो अर्निंग होनी चाहिए 3 लाख रुपए की कि मैं इंटरेस्ट पे कर सकूं। बस ये आपको देखना है। अगर मेरी अर्निंग इस इंटरेस्ट से कम होगी तो मुझे डेट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब इंटरेस्ट का ड्यू डेट आएगा तब मेरे पास इतनी अर्निंग नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं इस इंटरेस्ट को कैसे दे पाऊंगा, वो सारी बात है। तो ICR मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम, मीन्स कितना गुना है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ मेरी अर्निंग है वो 18 लाख है, इट मीन्स मेरी जो अर्निंग है वो इंटरेस्ट है 6 टाइम्स है। तो एक अच्छा लग रहा है कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो हम इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, जो हमारा इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन है उसको कवरिंग के रिगार्डिंग है। हायर द रेशियो मीन्स लोअर द रिस्क, जितना ज्यादा रेशियो हाई होगा मीन्स इसका रेशियो होता है वो मैं आपको बता देता हूं, इसका रेशियो होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो अपने इस केस में हम बात करेंगे 18 लाख और हमारा इंटरेस्ट है 3 लाख, तो ये हो गया 6 टाइम्स। अगर हमारी EBIT 24 लाख होती और इंटरेस्ट हमारा 3 लाख होता तो ये होता 8 टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, रिस्क कहाँ कम है, रिस्क यहाँ कम है, लो रिस्क। ठीक है ना।
कंपनी को रिस्क कम है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हमें इंटरेस्ट 3 लाख देना है जबकि हम 24 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसमें इंटरेस्ट इसके कंपेयर में कुछ ज़्यादा है कि हमें 3 लाख रुपए देना है लेकिन हम 18 लाख कमा रहे हैं, तो 6 टाइम हम कमा रहे हैं, 6 टाइम ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये बातें लिखी हुई कि हायर द रेशियो मीन्स लोअर द रिस्क, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना रिस्क क्या होगा, कम होगा। फॉर द कंपनी टू पे द इंटरेस्ट ऑन टाइम। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कवर होना चाहिए थ्रू आवर अर्निंग, एंड इफ रेशियो इज हायर, रेशियो का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, हम अकाउंट में भी पढ़ेंगे, EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। EBIT क्या होता है मैं आपको वहां डिटेल में बताएंगे, फिलहाल के लिए आप ये पढ़ लीजिए कि EBIT स्टैंड फॉर अर्निंग, और ये रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा इंटरेस्ट की पेमेंट के रिगार्डिंग जो रिस्क है वो कम रहेगा। ठीक है, तो जहाँ रिस्क कम रहेगा वहाँ आप इजीली आप डेट ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको साइड में ये भी लिख रहा हूँ कि अगर ये रेशियो हाई है तो आपको इजीली लोन भी मिल जाएगा, तो आप क्या प्रेफर करोगे यहाँ पे, डेट। और अगर ये रेशियो लो है तो लोन नहीं मिलेगा, लोन वगैरह नहीं मिलेगा, तो फिर किसको प्रेफर करोगे, इक्विटी को। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि इफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज हाई वी प्रेफर डेट, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में पैसा मिल जाएगा। और अगर रेशियो लो है तो फिर लोग पैसे नहीं देंगे, लोग सोचेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ही इससे कवर नहीं हो रहा, या जितना हमारा इंटरेस्ट है उतना ही कमा रहा है, तो और खर्चे अपने कैसे निकालेगा, रिस्क रहता है हमारे इंटरेस्ट में। तो इसलिए आपको इक्विटी को प्रेफर करना पड़ेगा, अपने खुद के ओनर फंड को यूज करना पड़ेगा, बाहर से पैसा नहीं मिलेगा इसके। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है देखिएगा, देखो कुछ चार्जेज होते हैं वो हमारे फिक्स चार्जेज होते हैं। जैसे शेयर कैपिटल की बात करूं मैं, ध्यान से देखिएगा, शेयर कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है, वो फिक्स नहीं होता, वो हमारी प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम है तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, ये बात हो रही है इक्विटी शेयर की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में, ये फिक्स होता है। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है। कोई लोन ले रखा आपने तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि पहले से डिसाइड होता है, इसका कोई हमारे प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है। तो ये जो फिक्स चार्जेज है इसको कवरेज के रिगार्डिंग, इसको कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको ये भी देखना है। अगर ये कवर हो रहा है तो फिर इनको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम इसको कवर नहीं करें तो फिर हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब देखिए, द कैश प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन मस्ट बी इनफ टू सर्विस द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स इनकी बात कर रहा है, ये जो है इनकी बात कर रहा है, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर। हमारे पास इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि इसको कवर कर सके। अगर ये हमारे पास प्रॉफिट है कवर करने के लिए तो फिर तो इन्हीं में से हम यूज कर सकते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि हम इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दो, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर इश्यू को इंक्लूड करो, बाकी को इंक्लूड ही ना करो। ठीक है ना, हमेशा नहीं है कि हवा हवा में हमने उसको इंक्लूड कर लिया, बाद में पेमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो मीन्स जो आपका प्रॉफिट जनरेटेड है मस्ट बी सफिशिएंट टू सर्विंग द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मीन्स जो आपने पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया उसकी। अगर आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और इंटरेस्ट की जो है रेट है वो कम है, तो आपको ब्रॉड फंड आपको इंक्रीज करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। एग्जांपल लेता हूं मैं, एक तो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट
और एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों को ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपके पास 50% रिटर्न आ रही है आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, आप ब्याज दे रहे हो किसी को। तो बेटर है कि आप अगर डेट लोगे तो भी चलेगा, अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को फॉलो करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिर भी आप 9% कमा रहे हो। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, मान लो मैं कहता हूं कि ये 10% है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स आप अर्निंग कितनी कर रहे हो, आपने जो पैसा लगाया उसके ऊपर, और रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%। तो अब तो उल्टा हो गया, 10% आप कमा रहे हो, 12% आप ब्याज दे रहे हो। तो इस पोजीशन में आपको डेट मिलेगा नहीं, पहली बात तो। और अगर मिल भी जाता है, कोई बेवकूफ आपको डेट दे भी देता है, आपको ब्रॉड फंड इशू कर भी देता है, तो आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कल को पेमेंट भी करनी है। अभी आप माइनस चल रहे हो 2% में, आप उसकी पेमेंट कैसे करोगे? तो इस केसेस में आपको अपना फंड फॉलो करना चाहिए, अपने फंड को अपने स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देर का ऊपर देखिए कि इफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेट, ब्रॉड फंड कैन बी इंक्रीज। ब्रॉड फंड मीन्स डेट, अदरवाइज मीन्स ये वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। इंक्रीज इन इक्विटी पोर्शन इज गुड, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो मजबूरी समझ लो, प्लानिंग समझ लो, जो भी है करना आपको इक्विटी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप माइनस में चल रहे हो। वो तो वही बात हो गई, आपका बिजनेस माइनस में चल रहा है और आप किसी पर्सन को कह रहे हो कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कोई नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है ये डूबता हुआ जहाज है, इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, ये तो डूबेगा, हमारा पैसा भी डूब जाएगा। तो उस टाइम आपको अपना पैसा ही यूज करना पड़ेगा, मीन्स ओनर फंड ही आपको यूज करना पड़ेगा। ओनर फंड स्टैंड फॉर इक्विटी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट। डेट मीन्स अभी हमने पढ़ा था लोन, डिवेंचर, मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल को छोड़ के, रिजर्व सरप्लस को छोड़ के जो भी होता है वो डेट होता है सारा, जो ब्रॉड फंड होता है, जो बाहर से मिलता है। तो उसका कॉस्ट क्या है, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था फाइनेंसिंग वाले डिसीजन में। इसकी कॉस्ट ज्यादा डिपेंड करती है हमारे स्ट्रक्चर पे। अगर हमें कम रेट पे मिल रहा है, इफ ए फर्म इज एबल टू बोरो एट लोअर रेट, अगर कम रेट पे हमें डेट मिल रहा है तो सिंपल सी बात, हम किसको प्रेफर करेंगे, डेट को प्रेफर करेंगे। और अगर डेट महंगा है, जैसे मालूम मैं कहता हूं कि लोन के ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमें 6% डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, हम लोन में पंगा लेंगे क्यों। तो आप सिंपल सी बात कीजिए कि इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लो वी प्रेफर डेट, एंड इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज हाई वी प्रेफर इक्विटी। आपको ऐसे डायग्राम बना के जरूर लिखना है ऐसे एग्जाम के अंदर। इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लो, क्या प्रेफर करेंगे, डेट को। इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज हाई तो हम किसको प्रेफर करेंगे, इक्विटी को, ठीक है। तो ऐसा आपको लिख के आना है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट का स्ट्रक्चर से क्या इफेक्ट होता है, पहले मेरा एग्जांपल समझिए। अभी हमने देखा था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, दोनों को पेमेंट किया जाता है, डिविडेंड का भी और इंटरेस्ट का भी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अपना इनकम टैक्स के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो डिविडेंड को हम खर्चे में नहीं दिखाते, याद रखिए। डिविडेंड को हम खर्चों में नहीं दिखा सकते, खर्चों में नहीं दिखा सकते तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ज्यादा आएगा या कम आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा क्योंकि खर्चे हमारे कम हो गए। जब हम इंटरेस्ट के केस में P&L बनाते हैं फॉर इनकम टैक्स पर्पस,
तो इंटरेस्ट को हम P&L के खर्चे में लिख सकते हैं, और जब P&L के खर्चे में हम इंटरेस्ट को लिखेंगे तो आपको पता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या आएगा, फिर कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे कम हो जाएगा कुछ स्टूडेंट फिर भी बताएंगे, तो मैं आपको कहता हूँ, मान लो यहाँ पे आपकी 10,000 इनकम है, डिविडेंड आपका 1,000 इधर है और 1,000 इधर है इंटरेस्ट के फॉर्म। अब मैं कहता हूँ कि डिविडेंड आपका नहीं लेस होगा, तो आप डिविडेंड नहीं घटा सकते। इट मीन्स आपका यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, 10,000 पे लगेगा। और इस केस में आपकी इनकम है वो 10,000 है, उसमें से आप इंटरेस्ट लेस कर सकते हो, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 9,000 रुपये पे लगेगा। ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके हिसाब से एज ए बिजनेसमैन? देखो, हर बिजनेसमैन सोचता है कि उसका टैक्स कम से कम लगे। अब देखो यहाँ पे 10,000 टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे 9,000 टैक्स वैल्यू। देखो सारी चीज सेम है, डिविडेंड 1,000 का था, यहाँ इंटरेस्ट 1,000 का था, इनकम 10,000 की थी, इनकम 10,000 की थी। बस इस टैक्स पॉलिसी की वजह से यहाँ पे हमारा टैक्स है वो कम लग रहा है। तो वो किसको फॉलो करेगा, वो डेट को फॉलो करेगा बिजनेसमैन। ध्यान से देखिए मेरे पॉइंट को, बिजनेसमैन टैक्स पॉलिसी को कंसिडर करता है, वो चेक करता है कि इक्विटी की वजह से हमें क्या फायदा होगा, डेट की वजह से हमें क्या फायदा होगा। आपको पता है इक्विटी का जो डिविडेंड पेमेंट होता है उसको हम डिडक्ट नहीं कर सकते P&L में, जबकि इंटरेस्ट होता है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, उसको हम लेस कर सकते हैं। जब हम लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट कम आ जाएगा। कम आएगा तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस। देखिए ध्यान से देखिए, कैन बी रिड्यूस बाय एम्प्लॉइंग ब्रॉड फंड। ब्रॉड फंड मीन्स डेट। आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर डेट को फॉलो करके अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेट इज ए डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। जबकि डिविडेंड होता है वो आपका डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं होता। ध्यान से देखिए, ये देख लिया हमने, यहाँ पे डिविडेंड डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं है, जबकि पेमेंट में दोनों देनी पड़ती है। तो फिर क्यों न हम डेट के ऊपर इंटरेस्ट दें, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड क्यों दें? ठीक है, तो इस चीज को भी कंसिडर किया जाता है। जब आप आगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको इस टॉपिक को जरूर समझाऊंगा कि क्या होता है ये। ठीक है, फिलहाल के लिए जितना मैंने समझाया वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स ओनर फंड। ओनर फंड का भी कॉस्ट होता है, और इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉस्ट को हम बोलते हैं डिविडेंड। डेट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड भी हमें देखना पड़ेगा। व्हेन ए कंपनी इंक्रीज डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, जब कंपनी में डेट बढ़ जाता है, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर में इंक्रीज। तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क क्रिएट हो जाता है किस चीज का, एक तो उसको पता है कि जब डेट बढ़ेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमारा सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट में ही चला जाएगा। तो इस टाइप से उसको फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है। तो कंपनी को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही डेट को यूज करना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ₹10,00,000 चाहिए, ठीक है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। तो अब आपके पास दो केस है, इफ वी यूज डेट और इफ वी यूज इक्विटी। अगर हम 10 लाख के शेयर इश्यू करते हैं तो इस वाले साइड लिखेंगे, और 10 लाख का अगर हम डेट यूज करते हैं तो इस साइड लिखेंगे। देखिए हमने डेट यूज किया और इनकम है वो फिक्स है दोनों साइड में, जिसको अर्निंग बोलते हैं। ये मान लो 2 लाख रुपीज, दोनों साइड 2 लाख रुपये, ठीक है। अब आप यहां देखिए अर्निंग कितनी है, 2 लाख। यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है डेट है, डेट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट
कितना आएगा आपका 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बचेगा। ये प्रॉफिट किसका होता है? ये होता है शेयर होल्डर का। हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे P&L, ध्यान रखिए। हम देख रहे हैं कि नेट शेयर होल्डर को कितना पैसा बचेगा। P&L इनकम टैक्स वाला वो अलग मेथड होता है। और अगर हम इक्विटी को यूज करेंगे तो आपको पता है कि 2 लाख हमारी इनकम है, डिविडेंड है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, तो और कोई पेमेंट नहीं करनी, तो 2 लाख ही सारा हमारा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है। ठीक है ना? मीन्स ज्यादा डेट को यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनेंशियली रिस्क फेस करना पड़ता है, इसलिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक डेट यूज होना चाहिए। ज्यादा डेट होगा तो अल्टीमेटली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, वो एक तरह से लोगों का होगा, हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, ये पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ये हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजंस में। इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्लोटिंग मीन्स इश्यू सिक्योरिटी सच एज ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है ना? ये डेट के केस में क्या होता है? कम होता है, और इक्विटी के केस में क्या होता है? हायर होता है। मैंने वहां पे भी बताया था। ठीक है? तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा कि हमें इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए या डेट इशू करना चाहिए। ठीक है? तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि डेट के केस में क्या होता है? ये फॉर्मेलिटी कम होती है, और इक्विटी के केस में ये फॉर्मेलिटी क्या होती है? हाई होती है। तो आप इस चीज को चेक कर लीजिए कि आपको क्या करना है। हम एडवाइस नहीं दे सकते कि आप इक्विटी को फॉलो कीजिए, हो सकता है उसके और फैक्टर है, वो उसको डेट के बारे में सलाह दे रहे हो, तो हमें सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम डिसाइड करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें डेट को स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना चाहिए या इक्विटी को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है? लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि डेट का जो इशू चार्जेस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सिंपल एक फाइल लगती है, नॉर्मल फाइल चल जाती है और वो पास हो किया जाती है। बट जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, एक ऑथराइज बैंक करना पड़ता है, 30 टाइम का इशू निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद में फॉर्मेलिटी। तो देयर आर सो मच फॉर्मेलिटीज, सो मच कॉस्ट। ठीक है? तो आप इस चीज को देख लीजिए, फ्लोटेशन कॉस्ट को। रिस्क कंसिडरेशन, ये भी मैंने पढ़ा था। रिस्क कहाँ होता है? रिस्क सबसे ज्यादा ब्रॉड फंड में होता है, ओनर फंड में कोई रिस्क नहीं होता, खुद का पैसा होता है। तो ए बिजनेस हैज 2 टाइप ऑफ रिस्क। दे आर फाइनेंशियल रिस्क मीन्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, डेट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट की। और बिजनेस रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क मीन्स एक तरह से जितना भी हम कमाएंगे वो सारा सारा वहां दिए आएंगे एक्सपेंसेस की फॉर्म में। तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेट को इश्यू कीजिए, अगर आप चाहते हो कि रिस्क कम से कम हो, कोई रिस्क ना हो, तो आप इक्विटी को इश्यू कीजिए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रॉड फंड होता है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क होता है वो हाई होता है। और जो ओनर फंड होता है जिसको हम इक्विटीज बोलते हैं, उसमें रिस्क क्या होता है? लो होता है। ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चेंजिंग कंडीशन। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चेंज कर सके। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी द कंपनी शुड मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना? मीन्स अल्टीमेटली ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए पहले से प्रोविजन बना लेना चाहिए। ठीक है? डेट का, इक्विटी का। मान लो हम इक्विटी यूज कर रहे हैं और डेट हम यूज भी नहीं करें, तो भी आप किसी से पूछ के रख लीजिए कि अगर कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा मिल जाएगा क्या। मीन्स कंपनी शुड मेंटेन देयर बोरोइंग पावर। बोरोइंग पावर उसको मेंटेन करनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई जिसमें वो अपना फंड यूज नहीं कर सकते, तो उस टाइम हमें बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। सो कंपनी शुड मेंटेन सम
ब्रोइंग पावर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको ब्रोइंग पावर मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल का मैंने आपको बताया था, अगर हम इक्विटी इशू करेंगे तो कंट्रोल कम होगा या नहीं होगा? कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। का इफेक्ट पड़ेगा? यस, इफेक्ट पड़ेगा। कंट्रोल हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमारी शेयर होल्डरशिप और ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम डेट इशू करेंगे तो हमारा कंपनी पे कंट्रोल हमारा ही रहेगा, कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप कंट्रोल चाहते हो एंड इफ यू डू नॉट माइंड कंट्रोल देन यू यूज डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने पढ़े थे फाइनेंशियल डिसीजंस में, कंट्रोल वाला भी वही सारा है। इफ द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी रिटेन, अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे पास ही रहे तो कभी भी इक्विटी शेयर इशू मत करो, इक्विटी शेयर इशू मत करो, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपके ओनर और सारे बन जाएंगे कंपनी के, अल्टीमेटली आपका कंट्रोल चला जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डेट फाइनेंस को हम यूज करेंगे। और इफ यू डू नॉट माइंड कंट्रोल, कंट्रोल का कोई इशू नहीं है आपके लिए, कि कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इक्विटी शेयर इशू करो मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आपको पता है, आप नेक्स्ट चैप्टर में एक नाम सुनोगे, सेबी, जो हमारे लिस्टेड फर्म्स है, लिस्टेड कंपनीज है, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाता है जिसको हर कंपनी को फॉलो करना होता है। तो सेबी के कुछ रूल्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि आपका इससे ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए या इससे ज़्यादा इक्विटी नहीं होना चाहिए। वो सेबी के रूल्स हैं। हर कंपनी डिफरेंट टाइप की कंपनी के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन वी चूजिंग ए कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जब हम इसको स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे हैं तो हमें सेबी को भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो सेबी से लेटर आते रहेंगे, ठीक है ना। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट बी फॉलो व्हाइल वी आर चूजिंग ए कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट कंडीशंस। स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट आपको पता है बहुत सारा इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन, देखो दो तरह की पोजीशन होती है, डिप्रेशन और बूम, ठीक है। बूम होता है हाई मींस फेवरेबल सिचुएशन, और डिप्रेशन होता है डाउन साइड वाली सिचुएशन। ड्यूरिंग डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में मंदी चल रही है, इन्वेस्टर विल प्रेफर फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज फॉर सेफ्टी। तो उस टाइम इन्वेस्टर की बात हो रही है, ध्यान की कंपनी की बात नहीं हो रही। इन्वेस्टर चाहते हैं कि उसको फिक्स इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में मंदी चल रहा है। अगर हमने इक्विटी शेयर में पैसा लगा दिया तो कंपनी को प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, तो हमारे को मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या इशू करना चाहिए? इस केस में आपको ये लिख रखा है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू शेयर इशू। तो आपको शेयर इशू नहीं करना चाहिए। अगर बाय चांस हमने कर दिया शेयर इशू, मार्केट में मंदा चल रहा है, ठीक है, हमने शेयर इशू कर दिया, अब बताओ शेयर इशू कोई खरीदेगा क्या हमारा? मार्केट में मंदा चल रहा है, मार्केट में कहीं से अर्निंग का कोई सोर्स नहीं हो रहा। जैसे लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनी के शेयर है वो डाउन चले गए। उसका रीजन क्या है? लोगों के पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इस टाइम अगर आपको पैसा चाहिए लॉकडाउन के टाइम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि बैंक वालों का भी वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कोई ना कोई हमारे को पार्टी मिले जिससे हमें रेगुलर इनकम मिलते रहे। तो डिप्रेशन के टाइम में आपको क्या फॉलो करना चाहिए? आप लिख लीजिए, डिप्रेशन के टाइम में आपको फॉलो करना चाहिए डेट। डेट ही फॉलो करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर चलेगा नहीं मार्केट में। और जब बूम सिचुएशन है मीन्स हमारी फेवरेबल में कंडीशन,
जब पैसा चाहिए, मार्केट में पैसा ही पैसा है, तो पैसा ही पैसा है, तो आप क्या करो, फिर आप डेट क्यों लो, एक फिक्स खर्चा, आप शेयर इश्यू करो। ठीक है, शेयर इश्यू मीन्स इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो हम इक्विटी को हम स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे और इस केस में हम डेट को इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं इसके फैक्टर्स के। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, क्योंकि ये चीजें हमारी प्रैक्टिकली काम आएगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कैसा रखना है, डेट का पोर्शन कौन सा कितना करना है, इक्विटी का पोर्शन कितना करना है। तो ये सारे 13 पॉइंट है। मैं क्लास को ज़्यादा लेंथ ना ले जाके यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।